हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टॉप 10। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आज मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इजी शॉर्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स द चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6। ऑल द मैकेनिज्म्स required for the existence of living organism such as breathing, feeding, digestion, excretion, etc. are known as life process। ये है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, जिसमें जो भी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म ब्रीथिंग, फीडिंग, डाइजेशन और एक्सक्रीशन करते हैं वो ही लाइफ प्रोसेस होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. It is a form of nutrition where together a process known as photosynthesis in organic materials such as carbon dioxides are used to synthesize organic food। मीन्स ये वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसमें फोटोसिंथेसिस इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसाइज होता है और उससे फूड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स यूज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच यूज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो सेल्फ फूड डेवलप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, sunlight and chlorophyll are the essential raw material for the photosynthesis to occur। फोटोसिंथेसिस के ऑकरेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में, वो होना चाहिए। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल इज यूज टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। फिर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर इन ऑक्सीडाइज टू रिलीज द ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर के में रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रूट्स प्रोवाइड द वाटर, रूट्स वाटर प्रोवाइड करती है पूरे प्लांट को। दी साइट्स where the photosynthesis occur in is known as the chloroplast। जब जो लीफ होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है उस जगह, उस प्लेस को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। These contains green colored pigments known as chlorophyll for which photosynthesis absorbs sunlight। वही बात, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि इसलिए ही जो लीफ होती है वो ग्रीन दिखती है। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वाटर का स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। लीव्स हैव सम ओपनिंग कॉल्ड स्टोमा। लीव्स में कुछ ओपनिंग होती है, स्टोमेटा, ऐसे तो सॉरी स्टोमा नॉट स्टोमा नॉट स्टोमेटा, स्टोमेटा होती है जो ओपनिंग होती है। ये देखिए इसमें ये स्टोमेटा होता है। ये जो लोअर पार्ट होता है लीफ का उसमें हाई अमाउंट में होता है और अपर पार्ट में लो अमाउंट, इसलिए वो अपर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है और लोअर पार्ट थोड़ा रफ होता है। सो विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस के एक्सचेंज में ये यूज आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। देखिए ये गार्ड सेल से सराउंडेड, ये 1 और ये 2, ये दोनों गार्ड सेल्स है विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की वो गार्ड सेल्स पर डिपेंड होती है। गार्ड सेल्स ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। नाउ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ना एक बार देखते हैं पहले स्टोमेटा का डायग्राम। इसमें देखिए 2 गार्ड सेल होते हैं, ये होता है ओपनिंग है पोर जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। स्टोमेटा एपरेचर एंड इनर वॉल, ये इनर वॉल है। और ये क्लोरोप्लास्ट
एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स, आउटर वॉल ये होती है, और गार्ड सेल्स है ही, ये पूरा स्टोमेटा होता है। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खुद फूड खुद नहीं बनाता, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप: होलोजोइक nutrition. It is type of nutrition where an organism takes in whole food and break it inside the body. For example, amoeba means जो organism होता है वो फूड लेता तो है और बॉडी के अंदर ले जाता है, वहीं उसका फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसको एनर्जी मिलती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फिर है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। It is a nutrition in which organisms feed on dead and decaying matter. For example, fungi means जो एनिमल्स मर जाते हैं, हम देखते हैं वो कोई एनिमल मरा होता है तो उसके वो एंड कैसे हो जाते हैं, वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें, जिससे कि वो जो फंगीज होती है, फंगी लग जाती है, वो अपना न्यूट्रिशन लेती है उससे। डेड और डिकेइंग एंड मैटर, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कस्कटा मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग्स पर डिपेंड होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, लीचेस, टेपवर्म मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसका फूड लेते हैं। सो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग, अब हम न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फूड कैनाल दैट बिगिंस एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। मीन्स ह्यूमन बींग की जो फूड तो माउथ से लिया जाता है और एंड होती है जो डाइजेशन भी, वो भी एनस में होती है। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल पूरी। द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर द फॉलो: माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द माउथ। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका पहला पोर्शन माउथ है। इट कंसिस्ट ऑफ मस्क्यूलर टंग एंड टीथ। इसमें मस्क्यूलर टंग और टीथ प्रेजेंट होती है। टंग क्या काम आती है? टंग आती है जो फूड और सलाइवा का मिक्सचर करती है, और टीथ उसको ब्रेक डाउन करती है। और कैविटी इनसाइड द माउथ इज नोन एज द ओरल कैविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी और माउथ कैविटी। So now we will read mechanism of digestion of food. First, food is complex in nature. To break down food and absorb it, we need biological catalysts known as enzymes. जो फूड होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। माउथ कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड दैट सीक्रेट सलाइवा। जो माउथ में होता है सलाइविक ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा का सीक्रेशन करता है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू स्मॉल सुगर्स। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसे सलाइवा सीक्रेट होता है, और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होती है जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन शुगर में करता है, सिंपल शुगर। द फूड ट्रेवल्स वाया इसोफेगस इनटू द स्टमक। और जो फूड होता है वो इसोफेगस से स्टमक में जाता है, और ये आप जान लीजिए कि इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। और फिर स्टमक में जाने के बाद द मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड द इसोफेगस occurs via rhythmic contraction of muscles. This is known as the peristalsis. मीन्स कि जो हमारी बॉडी में फूड ट्रेवल करता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो क्यों करता है? उसमें पेरिस्टेलिसिस मसल्स प्रेजेंट होती है। सॉरी, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है इसका, सॉरी। उसमें है ना पेरिस्टेलिसिस मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि उसे फ्लो प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली डाउन जाता है। स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट सीक्रेट म्यूकस। और जो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें से म्यूकस रिलीज होता है, मीन्स म्यूकस का सीक्रेशन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का भी होता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और जो पेप्सिन होती है वो प्रोटीन का डाइजेशन करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है उस फूड को।
और जो म्यूकस होती है वो सेव करती है अपने स्टमक वॉल को एसिडिक मीडियम से, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड से सेव करती है फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम दी देयर then enters into the small intestine. From the stomach food enters the small intestine, और जो स्टमक से फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और उस फूड को कहते हैं काइम. स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन herbivores due to the cellulose digestion को compared to the carnivores. मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हर्बीवर्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होता है, लॉन्गर होता है. और लेकिन कार्निवर्स में, क्योंकि वो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज कार्निवर्स में नहीं होता, इसलिए वो शॉर्टर होता है. लेकिन ह्यूमन बींग्स या फिर हर्बीवर्स में डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज होता है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट ओकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कुछ एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स द्वारा होता है. जो फैट्स का होता है लिपेस या कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा होता है. और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. और लिपिड और फैट का डाइजेशन होता है. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर भी प्रेजेंट होता है. आगे बढ़ते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स secretions from pancreas and bile from the liver. हाँ, ये आ गई बात. देखो, जो लीवर से है ना, बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो कि पैनक्रियास से भी, और ये सीक्रेशन होता है. और बाइल हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल का काम क्या होता है? एमल्सिफिकेशन के टर्म को समझिए. ये है ब्रेक डाउन ऑफ फैट बाय बाइल जूस. मीन्स एमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो फैट है उसका ब्रेक डाउन होता है बाइल जूस की वजह से. वेरएज पैनक्रियास सीक्रेट्स एमाइलेजेस सच एज ट्रिप्सिन फॉर द प्रोटीन डाइजेशन. ये देखिए वो आ गया ट्रिप्सिन. Intestinal wall also contains the glands that secrete intestinal juice. जो intestinal glands होते हैं वो भी juice secrete करते हैं. Small intestine has villi that increase the surface area for the absorption of food. इसे समझिए कि जो विलाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज अमाउंट में होती है और वो फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करती है. मीन्स जो विलाई होती है उनसे ब्लड वेसल्स भी कनेक्टेड होती है जिससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन वही होता है. एब्जॉर्ब फूड, वो डाइजेस्टेड फूड का. द अनएब्जॉर्ब फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब. जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिधर वाटर मिनरल्स का भी होता है, एब्जॉर्प्शन आयंस का भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन. देन अनडाइजेस्टेड फूड इज देन इजेक्टेड आउट ऑफ द एनस. और जो बचा कुचा फूड होता है उसे एनस से निकाल दिया जाता है, बॉडी से आउट. अनडाइजेस्टेड फूड होता है. अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं. देखिए ये है डायग्राम पूरे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का. ये देखिए ये है माउथ कैविटी और बकल कैविटी और यू में से ओरल कैविटी. इधर टंग प्रेजेंट होती है और यहाँ से जब फूड निकल जाता है तो यहाँ ईसोफेगस से पास होता है. पास होने के बाद यहाँ स्टमक में आता है. स्टमक में HCl पेप्सिन और म्यूकस का रिलीज होता है एंजाइम. और उसके बाद यहाँ पे लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बाइल जूस रिलीज होता है. और ये जो पैनक्रियास से भी पैनकेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेस भी रिलीज होता है इसमें. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फूड ट्रैवल करके इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स वाटर्स होता है और एनस से जो रेक्टम होता है वो आउट. अब आते हैं अपने टॉपिक पर. अभी अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन. अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू द रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन. मीन्स जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. अब इसे टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं. तो फर्स्ट ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स
इस ग्लूकोज के जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म में होता है। और और पायरुवेट जिससे जनरेट होता है, जिसके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट होने का, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द पायरुवेट। देन ये पायरुवेट 3 तरीके से होता है। मीन्स इन एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2 एंड प्रेजेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 एग्जाम्पल है यीस्ट। सो जिससे इन एब्सेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O, एनर्जी, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एथेनॉल के। एथेनॉल होता है C2H5OH। और लैक ऑफ O2 मीन्स इन मसल सेल्स, ह्यूमन मसल सेल्स। मीन्स आप अब देखिए कि हम लोग ह्यूमन जब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ह्यूमन 100% एरोबिक नहीं होते, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ O2, ये अपना नॉर्मल इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज। अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। मीन्स जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल, मीन्स ये जो स्टेबल से समझिए पायरुवेट का एथेनॉल में टूटना, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है एथेनॉल और CO2 में भूलिए CO2 के भी in the presence of O2. Next, the process occurs in the absence of oxygen. It is known as anaerobic respiration. और जब यहाँ एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की वजह से तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला। Then when the pyruvate is broken down into the carbon dioxide and the water in the presence of oxygen, it is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration means ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुवेट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, CO2 H2 एनर्जी रिलीज होती है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज यूज्ड अप टू सिंथेसाइज द ATP, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। प्लांट्स यूज स्टोमेटा टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिस एक्सचेंज ओकर थ्रू डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन की प्रोसेस तो होता है, जो एक्सचेंज होता है CO2 का बाय स्टोमेटा और ऑक्सीजन का भी। अब डिफ्यूजन क्या होता है? ये डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ हाई कंसंट्रेशन होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर तो हाई कंसंट्रेशन है मतलब हाई अमाउंट है, और जिधर लो कंसंट्रेशन है उधर उसका मूवमेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसका लो कंसंट्रेशन की तरफ, मीन्स जिधर लो अमाउंट होती है जिस चीज़ की, ये होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस। इसके बाद देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स एंड द लंग्स। मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, लंग्स एंड लंग्स एक्सेट्रा। मीन्स अब इसको in lungs, alveoli are present where exchange between the oxygen and carbon dioxide takes place. Means जो lungs में alveoli present होती है उसमें ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स से। अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। आपको मैं एक बार डायग्राम इसका दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इसका डायग्राम। इसमें ये देखिए, ये जो होती है नेजल पैसेज, इससे एयर ऑक्सीजन मीन्स एंटर होती है और यहाँ से ट्रैकिया से पास होकर ये जो हमारी लंग्स होते हैं इनमें जाती है। अभी लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होते हैं प्रेजेंट ब्रोंकी, ब्रोंक्योस और फिर अब ये देखिए, अब ये इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स। अब ब्रोंक्योल्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई होती है, इनसे ही ब्लड वेसल कनेक्ट होती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब देखिए आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम होता है कि जो ऑक्सीजन है उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है
बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आउट करता है, रिमूव्स। देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सुटेबल सोल्यूबल इन वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन की कंपेयर में सोल्यूबल, वाटर में मोर सोल्यूबल होती है, सो इट इज़ यूजुअली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन डिजोल्व फॉर्म में होता है। ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। मीन्स जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो किस तरीके से होता है। ब्लड इज़ अ fluid connective tissue that transport food, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous wastage etc. जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी में। तो ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन करता है, ब्लड सेल्स कंटेन करता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। और जो रेड ब्लड सेल होती है वो बॉडी में थ्रू आउट ऑक्सीजन कैरी करती है। ऑक्सीजन किससे होता है बाइंड, हीमोग्लोबिन में। सो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन इन द बॉडी और हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है बॉडी का। सो ह्यूमन बीइंग इज 4 चैम्बर्ड विद 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो ह्यूमन बीइंग में हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कंटेन करता है और फ्रॉम लंग्स से। अब देखिए ये डायग्राम है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम है। अब आपको एनसीईआरटी बुक वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये डायग्राम भी थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजिंग है ही। अब मैं एक इससे भी इजी वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इससे बहुत इजी डायग्राम है, इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता है देखिए, आप इसके साथ साथ समझिए। अब देखिए इसने क्या लिखा था, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर, ये 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, ये 3rd चैम्बर, ये 4th चैम्बर, ये चारों चैम्बर होते हैं। और लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखिए लेफ्ट एट्रियम ये होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किससे, पल्मोनरी वेन से। ये पल्मोनरी वेन है, वेन्स आती है इधर और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स की तरफ से। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ये पंप करता है ब्लड को। अब देखिए इस वॉल से ब्लड अंदर आता है और यहाँ से पंप होता है इस वॉल को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। अब इधर से पंप होता है और ये सेमिल्यूनर वॉल से पास होके ये चला जाता है एरोटा में, सॉरी एरोटा। और इधर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और एरोटा की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है क्योंकि हाई प्रेशर होता है ब्लड का, इस वजह से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper right atrium. It contracts to pump the blood to right ventricle. अब देखिए जो ब्लड जाएगा बॉडी में, अब ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाएगा तो अब बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर मटेरियल्स, तो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा हार्ट में। अब हार्ट में आएगा तो किधर से आएगा, वो आएगा इसके थ्रू, वेना कावा। अब वेना कावा के थ्रू आएगा तो सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से पास होगा इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से और ट्राइकस्पिड वॉल्व से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, इससे जाएगा सेमिल्यूनर वॉल से पास होकर और पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स तक पहुंचेगा, जहाँ पे वापस एक्सचेंज होता है गैस का। यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड बनकर पल्मोनरी वेन से वापस आ जाता है और हार्ट में और ये प्रोसेस चलता है। राइट वेंट्रिकल पंप्स दी blood to the lungs for the oxygenation. डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड टू prevent the mixing of oxygen and the oxygenated and the deoxygenated blood. अब जो डबल सर्कुलेशन के टर्म है इसमें क्या होता है कि जो अब ब्लड हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। अब लेफ्ट वाले में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड आता है ब्लड और इसमें राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड, जिससे कि मिक्सअप नहीं होता ब्लड और जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इन वर्टिब्रेट्स
ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल, दिस इज डिफाइंड एज डबल सर्कुलेशन। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ब्लड 2 बार जाता है हार्ट में, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखिए, आप डिफरेंस देखिए आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में। अब आर्टरी क्या होती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब देखिए, जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, मीन्स हार्ट से लेकर जाती है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक। आप वेन देखिए, दे कैरी ब्लड फ्रॉम थ्रू टूवर्ड्स द हार्ट, मीन्स वो जो ब्लड होता है ऑर्गन से निकलता है और डीऑक्सीजनेटेड वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा। अब इन दोनों को ऑर्गन से जोड़ने का काम किसका होता है, वो होता है कैपिलरी, वन सेल थिक स्मॉल वेसल, स्मॉलेस्ट वेसल, मीन्स ये स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है थ्रेड लाइक, मीन्स स्मॉल स्मॉल, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से बाइंड आर्टरीज और वेन का कॉम्बिनेशन बनाती है और वहाँ से ट्रांसफर होता है ब्लड का। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब देखिए, ये ऑर्टा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ये ले जाती है लंग्स तक। मीन्स आप ये सोचिए कि अब ये जो आर्टरीज है वो बॉडी, वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक ले जाती है। तो लंग्स क्या है, ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन्स तक ले जा रही है ना पल्मोनरी आर्टरी, यही बात है। अब इधर देखिए, वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब देखिए पल्मोनरी वेन, यही बात है सेम इसमें भी, क्योंकि और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होकर आएगा, तो वो होता है वेन्स का काम। ये वेना कब आया, ये वेन्स ही होती है, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, कहाँ से, ऑर्गन से हार्ट तक, मीन्स ऑर्गन से हार्ट तक काम करती है वेन्स। अब वेन्स, अब पल्मोनरी वेन है, ये भी यही काम कर रही है, क्या कि जो लंग्स है उससे ब्लड ला रही है, लेकिन वो ला रही है ऑक्सीजनेटेड, बस ये डिफरेंस है इसमें। क्योंकि ये भी ऑर्गन से हार्ट तक ही ला रही है ब्लड। हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। वही बात अभी मैंने समझाई थी कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनका उनके साथ जुड़ी होती है और ये एक्सचेंज करती है ब्लड का। दे हैव थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वॉल्स। अब इनमें आर्टरीज में थिक वॉल होती है, क्योंकि हाई प्रेशर होता है पंप करते टाइम हार्ट का, तो वो प्रेशर के लिए थिक वॉल होती है। दे हैव थिन वॉल एंड ऑल्सो पोजेसेस वॉल, और इसमें थिन वॉल होती है क्योंकि ये प्रेशर तो होता नहीं है ब्लड में, तो क्योंकि लंग्स तक तो पास ही है तो आराम से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ज़रूरत नहीं है इतने प्रेशर की। और कैपिलरी, दे डू नॉट हैव वॉल्व, और इसमें वॉल्व तो प्रेजेंट होती ही नहीं है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट्स पे, अभी हमने ह्यूमंस में तो बात कर ली, अब प्लांट्स पे भी आना पड़ेगा। प्लांट्स हैव जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो जाइलम होता है वो रूट से पानी लेता है, सोखता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स। अब जो जाइलम टिश्यू है वो वेसल्स और ट्रैकेट्स कंटेन्स करती है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट की बॉडी में, वो वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन अलग टर्म है। ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ suction which pulls the water up to the higher part of the plant। अभी ट्रांसपीरेशन क्या, कौन सा पुल क्रिएट करता है, उस पुल को कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, जिससे कि जो वाटर होता है रूट्स की, वो अब डायरेक्टली तो कोई हाइट के ऊपर वाटर जाएगा नहीं। अब जैसे हम भी घर में वाटर पंप ही यूज़ करते हैं पानी को लाने के लिए, इसी तरीके से जो हार्ट में होता, वो जो प्लांट्स में होता है, वो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर आता है बॉडी पार्ट्स में। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स ओकर विया फ्लोएम। अब फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन तो जाइलम कर रहा है, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन वो फ्लोएम करता है डिफरेंट पार्ट्स तक।
और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वही बात कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक फूड पहुंचाता है। कहाँ से? लीव्स से। लीव्स क्या होती है? लीव्स से ही फूड जनरेट होता है, तो लीव्स से ही पहुंचाएगा वो। अब अपना एक अगला टॉपिक आता है लास्ट, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अभी एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो होता है जिससे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बॉडी से निकाले जाते हैं, आउट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। इसमें दो पेयर मीन्स एक पेयर होता है किडनी का, मीन्स दो किडनी प्रेजेंट होती है। अ पेयर ऑफ यूटेरस, यूटेरस का एक पेयर होता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, अब आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका डायग्राम। ये होती है, ये बीन शेप्ड, ये होती है दोनों किडनी, और ये होती है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, और ये दोनों होती है यूरेटर। ओके, अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। और जो किडनी के अंदर पार्ट प्रेजेंट होते हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। अब इसको भी एक बार डायग्राम देखते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का डायग्राम ये देखिए, ये होते हैं नेफ्रॉन। ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है एक ही किडनी में, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसमें ये होता है बोमन्स कैप्सूल, जिसमें ग्लोमेरस प्रेजेंट होता है। इसमें से जो रेनल आर्टरी आती है और उससे जो ब्लड प्योरिफिकेशन होता है और रेनल वेन से निकल जाता है। और जो गंदा ब्लड होता है, जो वेस्ट ब्लड होता है, वो यहाँ से ग्लोमेरुलस ट्यूबुलर पार्ट में पहुँचता है। ट्यूबुलर पार्ट से इसमें अपना सीक्रेशन पीसीटी अपना सीक्रेशन करती है। पीसीटी के बाद ये डीसीटी में जाता है, और सॉरी हेनले लूप से अपना टर्न होता है और डीसीटी में जाता है। डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, ये जो भी सारा वेस्ट है, ये इधर से देखो, ये यूरेटर, इससे पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। अब अपने टॉपिक को रीड करते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए, जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन्स वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। दे कंसिस्ट ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब। ये बोमन्स कैप्सूल और रेनल ट्यूब कंसिस्ट करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन के लिए। सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अम्यूनो एसिड आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। और जो ग्लूकोज और अम्यूनो एसिड होता है वो वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉडी। और रीअब्जॉर्प्शन वाटर का तभी होता है जब लेस वाटर प्रेजेंट होता है बॉडी में, तभी होता है। लेकिन अब जब वाटर का अमाउंट हाई होगा तो क्या जरूरत है बॉडी को वाटर की, तो रीअब्जॉर्प्शन लेस होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। और नर्वस कंट्रोल अपने नर्व्स के कंट्रोल में होती है यूरिनरी ब्लैडर। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये खुद ही करने हैं। हाउ डू लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। जो लीव्स, प्लांट्स की लीव होती है वो एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करती है जी, इसमें वही आएगा ट्रांसपीरेशन और एक्सेट्रा कई चीज़ें हैं इसमें। ट्रांसपीरेशन आप मेनली इसमें लिखेंगे, एक्सक्रीशन क्योंकि उधर एक्सक्रीशन उसी पार्ट से होता है। और एक चीज़ और है इसमें, ये है कि प्लांट्स की लीफ होती है वो ही अपना वेस्ट मटेरियल खुद स्टोर करके रखती है। और जब वो जो लीफ होती है वो टूट जाती है तब वो वेस्ट मटेरियल भी चला जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। अब अमीबा अब देखिए अमीबा कैसा होता है। अमीबा ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म में अभी कैसे लेता है फूड को, ये होता है अपने इस तरीके से, यहाँ फूड प्रेजेंट है, इसको ऐसे लेगा, फिर आगे जाकर इसको थोड़ा सा और लेगा, अंदर आ गया। अब यहाँ पे
फूड का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें वैक्यूल में जाता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा फूड का और एनर्जी रिलीज होगी, और ये अमीबा का पूरा प्रोसेस है, साइकिल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है वो हमने पढ़ा है, उसे उसे ही लिखना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन। अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक डायग्राम दिखाया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। लो आपको मैं वापस दिखाता हूँ एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, यही आपको ड्रॉ करना है लेबलिंग के साथ। इजी डायग्राम है, बहुत इजी, कंफ्यूज मत होना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर हार्ट। अब हार्ट के 4 चैम्बर होने का एडवांटेज क्या है बहुत एडवांटेज, आराम से आप लिख सकते हो। इसका बेस्ट आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, 2 चैम्बर हार्ट का मीन्स एग्जाम्पल, 4 चैम्बर हार्ट का एग्जाम्पल किसी 2 चैम्बर हार्ट वाले से कर सकते हो कि उनमें लो एनर्जी चाहिए होती है, तो लो मीन्स उन ऑर्गेनिज्म में जो लो एनर्जी रिक्वायर होती है, और जो 4 चैम्बर हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हाई एनर्जी चाहिए होती है, और एक्सेट्रा आप कई चीज़ें लिख सकते हैं, और इसमें प्रेशर का काम भी है एक्सेट्रा। तो थैंक यू, आज हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 6 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सो प्लीज़ आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिससे मेरे को सपोर्ट मिलता रहे, और सब मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। मेरी गलतियाँ, मैं कहता हूँ, मैंने, इंसान कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, गलतियाँ 100% हुई है मेरे से। तो आप उसे मेरे को कमेंट करके देखिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर देखूंगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट का आंसर कमेंट दे देना, जिससे मैं कमेंट को रिप्लाई दे दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।